हेलो मेरे प्यारे बच्चों, टीएमआर के अगले एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो ये जो सीरीज़ है 20 मिनट्स रिवीजन, ये सीरीज़ मैं इस ऑब्जेक्टिव से चला रहा हूँ कि एग्जाम बहुत ही करीब है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हों जिन्होंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स आपको टफ लगता हो, आपने छोड़ दिया हो, या रोटेशन आपको टफ लगता हो, आपने छोड़ दिया हो, तो आपने पूरा का पूरा यूनिट छोड़ दिया उसको। जबकि उस यूनिट की अगर हम सब टॉपिक्स और सब यूनिट्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होंगे, सब थोड़ी डिफिकल्ट होंगे ना, बहुत सारे इजी भी होंगे। आपने किसी एक या किसी दो मुश्किल चीज के कारण, या हो सकता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने देख लिया हो जिस वजह से आपके मन में बैठ गया कि ये बहुत मुश्किल है, रोटेशन बहुत टफ है, या मॉडर्न फिजिक्स नहीं हो रहा है मुझसे, बहुत टफ है, और आपने पूरा का पूरा यूनिट ही छोड़ दिया है। और एग्जाम में अगर उसका ईजी क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो उसको लीव करने के लिए। इस स्टिग्मा को और आपके दिमाग में जो धारणा बन गई है, इसको तोड़ने के लिए ये जो सीरीज है ये मैं चला रहा हूं। तो आज हम मॉडर्न फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डीके पर बात करने वाले हैं। ये सीरीज, जैसा मैं पहले भी समझा चुका हूं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल और उपयोगी है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, तो नीट की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन और एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, और इवन जो 11th और 12th में भी हैं स्टूडेंट्स, वो सारे इसका फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हम सब अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में भी जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला हिस्सा है वो काफी ज्यादा मजेदार है। केवल उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कैलकुलेटिव होता है, थोड़े कैलकुलेशंस रहते हैं, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहने चाहिए कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, पर एक बहुत आसान एरिया है वहां पर, जब अल्फा डीके होता है तो अल्फा डीके में एक स्टेशनरी रेडियोएक्टिव मान लेते हैं न्यूक्लियस था, और वो अल्फा डीके करता है। तो अल्फा डीके में जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और जो पेरेंट न्यूक्लियस है, वो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है जो कि हमें पता होना चाहिए, और उस पर काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इजी होते हैं वो क्वेश्चंस और काफी बन जाते हैं आसानी से, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए फटाफट से हम इसको समझें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डीके, तो कोई न्यूक्लियर अल्फा डीके हो रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, है ना भाई, तो ये कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मास नंबर है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z, और ये अल्फा डीके करता है। तो अल्फा डीके करके एक 2He4 एक अल्फा पार्टिकल, 2He4 अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, और मान लेते हैं कि वो जो पेरेंट था X वो एक डॉटर Y में कन्वर्ट हो जाता है। हम सब अच्छे से समझते हैं कि बैलेंसिंग होती है रिएक्शंस की, तो ये हो जाएगा Z-2 और वो हो जाएगा A-4 प्लस इस रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व हुई है उसको अपन Q वैल्यू बोलते हैं, तो प्लस Q वैल्यू। ये मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा, एक सिंपल न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा अल्फा डीके का। तो अल्फा डीके हुआ, हम जानते हैं अल्फा डीके हैवी जो न्यूक्लियस हैं जिनके मास नंबर 210 से बड़े हैं वो करते हैं। तो अल्फा डीके हुआ और कोई एक्स मटेरियल या एक्स एलिमेंट एक्स न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हो गया, और इक्वेशन बनी ये। ठीक है जी। अच्छा, ये जो Q वैल्यू है, अगर मैं इमेजिन करूं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, अगर ये एनर्जी इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में इन्वेस्ट हो जाती है, लेट अस इमेजिन ये ग्राउंड स्टेट में बनता है, दैट मींस इसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किसी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। हेंस अगर ये Q वैल्यू दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में अगर इन्वेस्ट हो जाती है, अगर हम ऐसा सोचें, और स्टार्टिंग में जो X था वो स्टेशनरी था, है ना भाई, तो इफ X वाज इनिशियली स्टेशनरी, इफ X वाज स्टेशनरी, तो अगर x पहले से स्टेशनरी था, एक तो ये मैंने assumption कर लिया, और दूसरा assumption क्या कर लिया है, सारा का सारा Q वैल्यू गेट इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर। तो Q वैल्यू, जो रिएक्शन की जो Q वैल्यू होगी, दैट Q वैल्यू वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। समझ में आनी चाहिए बात, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। ठीक, अच्छा जी। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने वाला हूं, क्योंकि कोई बाहर से तो कुछ हो नहीं रहा है, इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। तो व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? 0। हेंस जब ये दोनों भाई साहब काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हैं, तो क्या टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए? दैट मींस अगर अल्फा पार्टिकल राइटवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो क्या जो डॉटर न्यूक्लियस बना है y, क्या वो रिकॉइल करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट फाइनल मोमेंटम सिस्टम का 0 रहे। ठीक है जी। हेंस ये मान लेते हैं अगर अल्फा पार्टिकल है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव अल्फा पार्टिकल की तरह देखूं, और ये अगर मेरा जो डॉटर बना है अगर वो है y, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो अगर अल्फा पार्टिकल राइटवर्ड डायरेक्शन में चलता है, तो क्या ये रिकॉइल करेगा इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, सो दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं मान लूं कि सभी न्यूक्लियॉन्स, दैट मींस सभी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, सभी के मास आपस में बराबर है, जो कि हम मान ले रहे हैं, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल के पास मास कितना है, इसके पास मास कितना है 4m। अगर एक न्यूक्लियॉन के मास को मैं m स्मॉल m इमेजिन करूं, और ये जो y है इसके पास मास कितना है A- (4 × m। आई होप यू आर गेटिंग।
सही है। अच्छा, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों के पास जो मोमेंटम होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो सेम होगा? हेंस इसके पास अगर मोमेंटम है p तो क्या इसके पास भी मोमेंटम p होगा इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेंस अगर इन भाई साहब के पास मोमेंटम p है तो इसके पास भी सेम मोमेंटम बनेगा इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। सही है, करेक्ट है। और हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y का सम टोटल इज इक्वल टू q वैल्यू। क्या अगर कोई मुझसे कहे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बताओ क्या होगी, तो अल्फा पार्टिकल है, अगर उसके पास मोमेंटम है p तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी p² डिवाइडेड बाय 2m। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p² डिवाइडेड बाय 2m और m कितना है 4m। समझ में आनी चाहिए बात। ऐसे ही कोई मुझसे कहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ y बताओ भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y भी हो जाएगी, उसका भी मोमेंटम p है, p² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ उसका मास कितना है a माइनस 4m। समझ में आना चाहिए। इन दोनों का अगर मैं रेशो निकाल लूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू, तो क्या ये जो रेशो है क्या ये इनवर्स रेशो ऑफ मास में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ y वुड बी इक्वल टू a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। दिस रेशो वुड बी इक्वल टू a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। बोलो भाई, a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स जो q वैल्यू था वो q वैल्यू इन दोनों में बट गया इन द रेशो ऑफ a माइनस 4 इज टू 4। सिंपल। जो q वैल्यू था जो एनर्जी रिलीज हुआ रिएक्शन में वो इन दोनों में बट गया इन द रेशो ऑफ a माइनस 4 इज टू 4। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं q वैल्यू के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर होता वो 1:2 के रेशो में बढ़ जाता तो इसको कितना मिलता टोटल का 1/3, अगर 1:2 के रेशो में बढ़ता और उसको कितना मिलता 2/3। आर यू विद मी? करेक्ट है। हेंस a माइनस 4 इज टू 4 के रेशो में अगर टोटल एनर्जी a माइनस 4 इज टू 4 के रेशो में बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, टोटल एनर्जी मतलब q वैल्यू। तो क्या आप समझ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन बी रिटन एज a माइनस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 4 प्लस 4 विच इज a इंटू q वैल्यू। सिंपल। एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ y भाई साहब कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 4 प्लस 4 विच इज a इंटू q वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा कोई नंबर होता है ना भाई, कोई नंबर होता 10 और मान लेते हैं उस नंबर 10 को हमें 1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना भाई। तो 1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, मान लेते हैं दो हिस्सों में बांटना है x और y। तो x कितना होता? x होता 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 ऑफ 10 और y कितना होता? y होता 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 विच इज 3 ऑफ 10। यही मैंने यहाँ किया है। हेंस अगर a माइनस 4 इज टू 4 का रेशियो है अल्फा काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ y में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी? a माइनस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस 4 प्लस 4 विच इज a इंटू क्यू, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्यू ही थी। एंड लाइकवाइज y की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 4/a इंटू क्यू। और अब आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप लिखा हुआ है जिस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सीधे मतलब इतने सीधे कि क्यू वैल्यू भी बेचारा खुद ही दे देगा आपको और आपसे केवल इतना पूछेगा कि मुझे तो बता दो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन आता है तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं क्वेश्चन विदाउट गोइंग इनटू डिफिकल्टीज, और इसमें कोई ज्यादा खास कैलकुलेशंस भी नहीं होती हैं। तो ये बहुत ईजी वाला हिस्सा है और ये आपने कतई छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो डॉटर बनेगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी के ये रिजल्ट है और इन रिजल्ट्स को दिमाग में रखें और इनको यूज करें। ठीक है जी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आराम से वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। इन एन अल्फा डिके द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV। तो क्या दे दिया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV। ठीक है भाई। द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV। बहुत बढ़िया। तो क्यू वैल्यू जो रिएक्शन की दे रखी है वो है 50 MeV। ठीक है जी। तो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV। द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियस इज, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मास नंबर मतलब A चाहिए अपने को। क्या मैं सीधे फॉर्मूले में उठा के रखूं, है ना? हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज 48 इज इक्वल टू A माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय A इंटू 50। बोलो, जो भी फॉर्मूला सीखा था क्या उसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या ये मिलेगा मुझे? तो 48 इज इक्वल टू A माइनस 4 बाय
a इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 साइड, और ये हो गया कितना 25, इधर ले जाते हैं, तो 24a इज इक्वल टू 25a माइनस ऑफ 100। ए का वैल्यू देखो कितना आ गया, खट से आ गया 100, खत्म हो गया। कितना आसान है, कोई कैलकुलेशन है, कुछ भी जरा भी टफ है क्या? है क्या जरा भी टफ? बिल्कुल भी टफ नहीं, एकदम इजी है ना, करेक्ट है। हेंस आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 100। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिके या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत इजी होता है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए, तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। तो न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स है ना, उसका मास नंबर दे रखा है 220, अंडरगोज एन अल्फा डिके इफ द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 MeV, ओके, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है। अभी क्या दे दिया है आपको, ए बता दिया है, क्यू वैल्यू बता दी है, क्या चाहता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहता है, बहुत आसान है। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी इक्वल टू a माइनस 4 बाय a इंटू क्यू वैल्यू। सही है, सही है भाई। अच्छा जी, सो दैट इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 220, तो 220 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 220 इंटू क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कितना है? क्यू वैल्यू है 5.5 MeV, 5.5 MeV। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं 5.5 को लिख लेते हैं, ये डॉट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब इसको 11 से काटते हैं, तो 11 2 ज़ा 22 और ये 0, ये कट जाएगा, 11 5 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10 गया। अच्छा, 220 माइनस 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 216। सो दिस इज देन इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, काट लेते हैं, तो 108, और फिर 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 54 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 5.4। कितना इजी, कोई कैलकुलेशंस नहीं ऐसी खास। हेंस 5.4 MeV क्या आंसर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बन गया? 5.4 MeV, एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट है ना, अंडरगोज डिकेज बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल हैविंग अ स्पीड u, देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस वुड बी। तो यूरेनियम 238 था, तो ये ओरिजिनली पेरेंट था जिसका मास रहा होगा 238 M, और ये कैसा था? ये रेस्ट पर था, है ना। ये डिके किया, इसने डिके किया और एक अल्फा पार्टिकल पैदा किया, और जो डॉटर न्यूक्लियस बना वो रिकॉइल किया। तो अल्फा पार्टिकल जिसका मास कितना होगा, बोलो फटाफट, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? 4m, है ना। तो अल्फा पार्टिकल जिसका मास है 4m, एज पर द क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं राइटवर्ड जाता है हैविंग अ स्पीड u, तो अल्फा पार्टिकल राइटवर्ड जाता है हैविंग अ स्पीड u, ये है अल्फा पार्टिकल, है ना। तो जो डॉटर बनेगा उसका मास कितना होगा? 238 m में से 4m मैंने माइनस कर दिया, तो 234 m, तो 234 m तो बनेगा मास किसका? डॉटर का। मान लेते हैं पेरेंट था x और जो डॉटर बना है वो है y, और ये भाई साहब अल्फा पार्टिकल है ही है ना। और ये रिकॉइल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिकॉइल करेगा ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में विद सम स्पीड v। क्या पूछा है हमसे पूछा रिकॉइल स्पीड, पूछा ही रिकॉइल स्पीड है, दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल की क्या स्पीड होगी, रिकॉइल स्पीड पूछा है ना। तो क्या फंडा लगेगा? इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0, तो क्या फाइनल मोमेंटम भी 0 होना ही चाहिए? बिल्कुल 0 होना चाहिए। हेंस 234 m इंटू रिकॉइल स्पीड v बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल टू कितना? 4m इंटू u। हेंस v का वैल्यू कितना आ जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा 4v इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 234 इंटू u, 4 डिवाइडेड बाय 234 इंटू u, 4u डिवाइडेड बाय 234। प्रॉब्लम है कि दो ऑप्शंस हैं, एक के पास माइनस का साइन, एक के पास प्लस का साइन है। पूछा है उसने रिकॉइल स्पीड, क्या जवाब दोगे? बोलो, एक के पास माइनस का साइन, एक के पास प्लस का साइन है, क्या जवाब दोगे? उसने पहले ही पूछा है रिकॉइल स्पीड, उसने स्पीड नहीं पूछा। अगर स्पीड पूछा होता या वेलोसिटी पूछा होता तो जरूर हम डायरेक्शन के साथ बताते। उसने पूछा ही है रिकॉइल स्पीड क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं नुकसान कितना हुआ, मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस किया, नुकसान कितना हुआ, तो आप नेगेटिव में थोड़ी बताओगे, आप बताओ ना इतने रुपए का नुकसान हुआ है। तो रिकॉइल स्पीड पूछा है, मतलब बैकवर्ड किस स्पीड से चलेगा, तो क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा 4u डिवाइडेड बाय 234। इट्स वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, kinetic energy of an alpha particle which flies out of the nucleus of radium 226 atom in radioactive disintegration is 4.78 MeV। क्या दे दिया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे दिया है। और क्या पूछा है? टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज द टोटल एनर्जी इवॉल्व्ड? क्या निकालना है? क्यू वैल्यू निकालना है ना। और क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है और ए दिया हुआ है।
तो हम फिर वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू a माइनस 4 बाय a इंटू क्यू वैल्यू। सही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है 4.78 MeV, तो 4.78 MeV इज इक्वल टू a कितना है 226 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 226 इंटू क्यू ऑब्वियसली MeV में होगा, है ना भाई। 226 माइनस 4 हो जाएगा 222, सब लोगों को इधर ले आते हैं। हेंस क्यू वैल्यू जो बनेगी इस रिएक्शन की वो होगी 4.78 मल्टीप्लाइड बाय 226 डिवाइडेड बाय 222, है ना भाई, MeV। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत काट लेते हैं, तो ये 2 से काटा 1 1 1 और ये कटेगा 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो 113 डिवाइडेड बाय 111, 1 से स्लाइटली बड़ा आएगा, हेंस 4.78 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, 4.78 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 5.62 नहीं हो सकता, 3.88 नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, हेंस टू बी ऑन दी सेफर साइड मुझे ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना चाहिए। 113 डिवाइडेड बाय 111 करूं पहले मैं, और फिर उसको 4.78 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि 4.87 आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करोगे तो आ रहा होगा। तो स्लाइट छोटा सा कैलकुलेशन इसमें है। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ भी कोई इस तरह का 4 पॉइंट समथिंग टाइप का कोई ऑप्शन होता या 2 पॉइंट समथिंग टाइप का कोई ऑप्शन होता, तो मैं बिना कैलकुलेशन करे भी आंसर मार्क कर देता। आता है हमें ये सब करना, है ना भी, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। और अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है न्यूक्लियस एट रेस्ट, ध्यान से देखो थोड़ा सा टफ है, तो न्यूक्लियस एट रेस्ट अंडरगोज अल्फा डिके एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी है ना, अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी है। तो क्या अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी नथिंग बट h डिवाइडेड बाय लैम्डा, जानते हैं हम इतना, है ना। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट h डिवाइडेड बाय लैम्डा, एज सिंपल एज दैट। लैम्डा डी भी दिया हुआ है ना भाई, इसको लैम्डा डी भी कर लेते हैं, चलो लैम्डा डी बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है। इफ द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज 223.610 AMU and that of the alpha particle is 4.002 AMU, then determine the total kinetic energy in the final state, that means दोनों की kinetic energy का sum total, and also obtain the mass of the parent nucleus in AMU। मान लेते हैं जो रिएक्शन था वो रिएक्शन कुछ था कि x is disintegrating and giving me y plus alpha, मान लेते हैं ये था, है ना, और q वैल्यू प्लस q वैल्यू प्लस क्यू वैल्यू। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे दो चीजें पूछी हैं, एक तो पूछा है फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल स्टेट, which means kinetic energy of y, which means kinetic energy of y plus kinetic energy of alpha particle, which is basically q value। तो क्या क्वेश्चन ने आपसे q वैल्यू पूछा है, ठीक, एक चीज ये पूछिए, और फिर दूसरी चीज क्या पूछिए, ऑल्सो ऑब्टेन द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, और मुझे बता दो कि पेरेंट न्यूक्लियस x का क्या मास होगा, है ना भाई। चूंकि हम जान रहे हैं कि इस रिएक्शन में वो पूछ ही रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो क्यू वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो बेसिकली मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, हेंस पेरेंट का जो मास है वो जो डॉटर बनेंगे क्या उनके सम टोटल से स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है जी। पेरेंट का मास डॉटर के मास से स्लाइटली ज्यादा होगा क्योंकि क्यू वैल्यू इस रिएक्शन में आएगी पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन एक्चुअली करें, है ना भाई, तो ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैसे करेंगे, मोमेंटम मुझे पता है अल्फा पार्टिकल का, क्या अगर मुझे मोमेंटम पता है तो क्या मैं अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, बोलो क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी नथिंग बट p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि कितना है 4m, अगर m मास ऑफ एक न्यूक्लियन है। और ऐसे ही क्या मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ y भी लिख सकता हूं, मास दिया हुआ इनफैक्ट अपने को 4.002, तो 4m की जगह पर ये जो 4m है, इस 4m की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, 4.002 AMU, उसको मुझे kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, तो y का भी मोमेंटम पता है और y का मास पता है, क्या y की काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जा सकती है, और फिर दोनों का सम टोटल करोगे तो q वैल्यू आपको आ जाएगी। तो आपको एक तो q वैल्यू का पता चलेगा, दूसरा फिर जो q वैल्यू आ जाएगी उस q वैल्यू से, वो q वैल्यू बेसिकली क्या है, वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, हेंस उस क्यू वैल्यू से क्या मैं मिसिंग मास निकाल सकता हूं, और उस मिसिंग मास को y और अल्फा के मास में ऐड करूं तो क्या मुझे पेरेंट का x का मास आ जाएगा, ठीक है। हेंस काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करना उतना इजी नहीं है। एग्जाम में 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर इस तरह के जो भी क्वेश्चन, ये मैंने जान के डाला है यहाँ पर ताकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता सकूं और समझा सकूं कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका सारा खेल ऑप्शंस में होता है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, और ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो x का मास होगा वो y और अल्फा से के सम टोटल से भी ज्यादा होगा, तो 223.610 और 4.002 को अगर मैं ऐड करूं तो 223
223.610 प्लस 4.002, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मुझे x का मास मिलेगा? नहीं। क्या x का मास इनके सम टोटल से भी स्लाइटली ज्यादा होगा? हेंस इनका जब सम टोटल करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट इज 227.612, 227.612 है ना। हेंस जो x का मास होगा वो 227.612 से स्लाइटली ज्यादा होगा। तो क्या 231.25 नहीं हो सकता है? क्या बी ऑप्शन 225 भी नहीं हो सकता है? और क्या 20.75 का तो कोई मतलब ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास 227.62 mu। इतने से ही मैं तो टिक कर दूंगा कि आंसर हो जाएगा, सी बाढ़ में गया। मैं तो केवल इतने से ही टिक कर दूंगा, मैं बिल्कुल कैलकुलेशंस में नहीं जाऊंगा। फिर भी अगर आप पक्का करना चाहते हैं, इस चीज को पक्का करना चाहते हैं, तो वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 6.25 MeV अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो मिसिंग मास कितना होगा? तो 6.25 को जरा डिवाइड कर दो किससे? 931.470, तो क्या मिल जाएगा आपको? मिसिंग मास मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज 0.00670। इतनी हल्की सी कैलकुलेशन अगर मैं कर लूं तो 0.00670 और 227.612 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे एग्जैक्टली 227.62 MU आ जाएगा, जिससे कि क्रॉस चेक हो गया। जरूरत नहीं है उसकी, पर टू बी ऑन दी सेफर साइड, और अगर समय है अपने पास तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इतने से ही नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा। तो ये थोड़ी समझदारी का काम भी हमें यहां मॉडर्न फिजिक्स में करना पड़ जाता है कभी कभी, कैलकुलेशंस अवॉइड करने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आखिरी वाली स्टेप और आखिरी वाली ट्रिक आपको अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी, और इस वीड आउट कर दिया ऑप्शंस हटा देगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन रखे ही इसीलिए गए हैं। एक एवरेज बच्चा तो पूरी कैलकुलेशन करके फंसेगा, और एक इंटेलिजेंट बच्चा, स्मार्ट बच्चा वीड आउट कर देगा और चुन लेगा। केवल प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि क्या करना है, वो आपने अपने इंटेलिजेंस से समझना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आपने काफी सारे क्वेश्चंस करे हों। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही ये एपिसोड अब हम खत्म करने के कगार पर आ गए हैं, टाइम हो गया है हमारा पूरा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा डिके समझ में आ गया होगा, और उस पर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए, ज्यादातर क्वेश्चंस ये पुराने हैं जो आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन का इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, और जैसे प्यारे प्यारे कमेंट आप कर रहे हैं और एप्रिसिएशन आपकी तरफ से जो मिल रहा है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे एपिसोड्स लाता रहूंगा, सो दैट मेरी बात जगह जगह तक बच्चों तक पहुंचे, और जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है किसी भी रीजन की वजह से एजुकेशन, वहां तक वो पहुंचे और वो भी उभर कर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड का आप इसी तरह से इंतजार करें। धन्यवाद।